आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों, क्या जबरदस्त बात बोली गई है कि विनर फोकस ऑन विनिंग, लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। मतलब जो विनर्स होते हैं वो जीतने पर फोकस करते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो जो जीत रहे हैं उन पर फोकस करते हैं, उनको हराने की कोशिश करते हैं। और जब उनको हराने की कोशिश करते हैं तो और कोई ना कोई आगे होता ही है, तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं। इसलिए कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, कभी खुश नहीं हो सकते और कभी जीत ही नहीं सकते हैं। विनर्स हमेशा विनिंग पे फोकस करते हो। विनिंग तब होती है जब आप खुद का वर्जन डेवलप करो, खुद से बेटर हो जाओ। कल जैसे आप थे उससे आज आप बेटर रहो, तो मतलब आप जीत रहे हो। अगर आज आप जैसे हो वैसे कल नहीं रहेंगे, उससे डिग्रेड हो जाएंगे, तो मतलब हार रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए कि जीतने पर फोकस करना है, विनर्स पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप विनर्स पर फोकस करते रहोगे तब तक आप लूजर ही कहलाओगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 3 अक्टूबर का जो एनालिसिस है ये देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, चलिए शुरू करते हैं। MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि इस पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरीके से अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, जो एनवायरमेंट है उसका कोर्स आने वाला है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स आएगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका कोर्स आएगा। तो बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। तो प्राइजेस इंक्रीज होने से पहले आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइजेस में इतनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इतना क्वालिटी नॉलेज बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो उसमें से एक है MM एकेडमी। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और देखिए, अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो होता है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है ना, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, तो उसकी अगर PDF चाहिए, उसी के साथ साथ ये जो हम PPT देख रहे हैं इसकी अगर PDF चाहिए, PPT की अगर PDF चाहिए, उसी के साथ साथ जो कौन बनेगा IAS सीरीज़ आती है, कौन बनेगा IAS सीरीज़ के वीडियोस MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो PDF रहती है, अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो पूरा न्यूज़पेपर जो है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है, फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, और थोड़ा रिस्की भी है अगर आप फिजिकल न्यूज़पेपर लेते हो। तो इसलिए पूरा न्यूज़पेपर जो है वो भी आप पढ़ सकते हो। जो ये PPT है, एक्सप्लेन्ड PPT है, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ रहती है, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये भी आप ले सकते हो। उसी के साथ साथ कौन बनेगा IAS सीरीज़, करंट अफेयर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कौन बनेगा IAS सीरीज़ में PIB, AIR सब कुछ कवर होता है ना। तो अगर आप ये
ये कौन बनेगा आज सीरीज का वीडियो जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ एमएम एकेडमी ऐप पर आता है, ये वीडियो और न्यूज़पेपर का वीडियो देख लेते हो तो फिर तो क्या ही कहना है करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन अगर आपने कौन बनेगा आज सीरीज देखने के लिए एमएम एकेडमी ऐप जो है वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, डाउनलोड नहीं किया है, तो उसकी जो पीडीएफ है वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि वीडियोस में और पीपीटीज पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। वीडियोस में काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज आपको मिल जाता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन फिर भी आप इसकी भी पीडीएफ जो है वो ले सकते हो। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्विजेस अगर आपको फॉलो करने, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एमएम एकेडमी ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम का उस पर मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। टीम जो है वो आपको कंटिन्यूसली उस पर क्विजेस जो है वो डालती रहती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, तो फॉलो ज़रूर कीजिए। आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है ये देख लेते हैं। एक्सप्लेन्ड सेक्शन जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं कई सारे आर्टिकल्स। अब उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? चाइनाज क्लाइमेट कमिटमेंट। चाइना का जो क्लाइमेट कमिटमेंट है, अभी देखिए यूएन का मीट हुआ था, उसमें चाइना ने काफ़ी सारा कमिटमेंट्स दे दिए। अब हो सकता है ओवर कमिटमेंट भी हो, लेकिन फिर भी दे दिए हैं। उसको पता है कि भैया पूरा जो दुनिया है ये मेरे को गालियाँ मार रही है, तो इससे कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया मैं भी अच्छा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड जेंडर स्कीव इन 2000 अपना कोविड-19 थिंक टैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 85% डोमिनेटेड है बाय मेन। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेन जो है यही हमें देखने को मिलते हैं, और बाकी अगर हम यहाँ पर विमेन देखते हैं तो इतने देखने को मिलते हैं। तो जेंडर पैरिटी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो सिनारियो है इस आर्टिकल के तहत देखने को मिलता है। ये वाला आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम आज नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चाइना के क्लाइमेट कमिटमेंट से। लेकिन उससे पहले आज का हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना के अनाउंसमेंट की। जो चाइना है उसने अनाउंसमेंट किया है। चाइना ने जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें कुछ बोला है। चाइना का जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, उसने यहाँ पर 2 प्रॉमिसेस जो है वो किए हैं, और ये काफ़ी सरप्राइज रहे हैं क्लाइमेट चेंज वॉचर्स के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रॉमिसेस किए हैं, तो पहला अगर हम देखते हैं तो जिनपिंग ने क्या कहा है कि चाइना जो है ये कार्बन नेट ज़ीरो बन जाएगा 2060 तक। क्या कहा है? नेट ज़ीरो बन जाएगा, कार्बन नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो इसका मतलब क्या है कि अब कार्बन जो है वो कभी इमिट नहीं करेगा, ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी जो बियर पीने की कैपेसिटी है वो है 2 बॉटल की, और आपने 2 बॉटल पी ली, तो आपको कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आपकी कैपेसिटी है 2 बॉटल की, लेकिन आपने अगर 6 बॉटल पी ली तो होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप डोलने लग जाओगे, वोमिटिंग कर दोगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। मतलब क्या हो रहा है कि आप पर वो हानि पहुँचा रहा है। उसी तरीके से फ़र्ज़ कीजिए कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ की कार्बन सिंक करने की, कार्बन लेने की कैपेसिटी जो है वो है 100 की, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप 200-500 दे रहे हो तो फिर अर्थ जो है वो ख़राब होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियस होगी। लेकिन अगर आप 100 ही देते हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यही होता है नेट ज़ीरो का मतलब। नेट ज़ीरो मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो निकल रहा है वो ज़ीरो ही निकल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जितनी अर्थ ले सकती है अपने अंदर उतना ही इमिट कर रहे हैं कार्बन। अर्थ कैसे ले सकती है? फॉरेस्ट बोलिए, है ना, अलग अलग जो कार्बन सिंक होते हैं, ओशन, बहुत सारे कार्बन सिंक होते हैं, उसमें अर्थ जो है वो ले लेती है, और हम उतना ही इमिट कर रहे हैं जितना अर्थ जो है वो ले सकती है। तो इसे हम कहते हैं नेट ज़ीरो। तो चाइना जो है वो नेट ज़ीरो तक पहुंच जाएगा 2060 तक, ऐसा बोल रहा है। मतलब एक्स्ट्रा वो कुछ भी कार्बन जो है वो इमिट नहीं करेगा। नेट ज़ीरो इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज इमिशन आर कंपेंसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज भी किया जा सकता है। जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यहाँ पर 100 का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो इसको हम 200 का भी एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? फॉरेस्ट जो एरिया है उसे बढ़ाकर, है ना। फॉरेस्ट जो है काफ़ी बड़ा कार्बन सिंक है, तो अगर उसको हम बढ़ा लेंगे तो फिर ये हम कर सकते हैं। तो कार्बन सिंक जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, सच एज फॉरेस्ट बोलिए, है ना। यहाँ पर जो स्टोरेज होता है कार्बन सिंक वाला उसको यहाँ पर इंक्रीज करके, मतलब सिगरेट पियेंगे फिर यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो यहाँ पर चाइना के द्वारा बोली गई है वो ये बोली गई है कि स्मॉल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है कि चाइना ऑलरेडी कमिटेड टारगेट जो है कि हम यहाँ पर 2030 तक इमिशन जो है उसको यहाँ पर कम कर देंगे। तो यहाँ पर बिफोर 2030 ही इसने बोला है। मतलब क्या है कि चाइना वुड नॉट अलाउ इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू ग्रो बियॉन्ड दैट पॉइंट। अब यहाँ पर जो पीक उसने बोला हुआ है कि ये हमारा पीक है, ठीक है, इससे ऊपर हम नहीं जाने देंगे। तो ये था कि भैया 2030 तक हमारा पीक चलेगा और फिर उसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे। लेकिन अब ये 2030 के पहले ही कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेट जीरो जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे कि नेट जीरो यहाँ पर इतना हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कैंपेन जो है वो हमें देखने को मिले हैं। अलग अलग जो बिग इमिटर्स है, ठीक है, उनमें यहाँ पर जो न्यूट्रलिटी है वो रहनी चाहिए, है ना। 2050 तक एटलीस्ट अचीव की जानी चाहिए कि भैया आप ज़्यादा यहाँ पर कार्बन जो है वो इमिट मत करो। जो क्लाइमेट है हमारा वो ख़राब होते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हमें रोकना है, क्लाइमेट चेंज को अगर हमें कंट्रोल करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसे कंट्रोल करना है, तो फिर हमें कार्बन जो इमिशन है उसे रोकना पड़ेगा, कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा। अब ग्रीन हाउस गैसेज जो उसका जिक्र यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली क्या है, तो ये समझ लीजिए ये अगर ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है और यहाँ पर ये हमारा एटमॉस्फेयर है फॉर से, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस अगर हमें देखने को मिलते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या है कि यहाँ से सनरेज आए, ठीक है, यहाँ से सनरेज को उसने जाने दिया, ओके। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो फिर इसे क्या कर दिया गया, यहाँ पर रोक दिया गया कि ना तुम यहाँ से नहीं जाओगे, अगर तुमको जाना है तो मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो फिर क्या हो रहा है, जो हीट है ये यहीं पर ट्रैप्ड होकर रह गई है, यहाँ जा ही नहीं पा रही है, ट्रैप्ड होकर रह गई है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो गर्म है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, हॉट एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। रैदर देन इसके अगर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो अगर जाने दे तो फिर यहाँ पर कूलर जो एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिलेगा, है ना। और इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पर। तो इसीलिए अगर इसे रोकना है तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन है उसका हमें इतना ज़्यादा रेफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। समटाइम यहाँ पर क्या होता है, नेट जीरो इमिशन जो है वो कंट्रीज मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि इमिशंस जो है वो रोक सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेस्ट सिंक है उसे भी इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि फॉरेस्ट सिंक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अपने आप कार्बन जो है वो ट्रैप कर लिया जाएगा, है ना। अगर सिंक जो है वो एडिक्वेट नहीं है तो कंट्रीज जो है वो क्या कर सकती है, मतलब कितने रास्ते हैं यहाँ पर कंट्रीज के पास। एक तो क्या रास्ता है कि तुम इमिट ही कम करो, जो इमिशन है तुम्हारा वो ही कम करो। दूसरा एक रास्ता है कि ठीक है अगर तुम्हारा इमिशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो आप जो सिंक है उसको भी इंक्रीज कर दो, फॉरेस्ट सिंक इंक्रीज कर दो। या तीसरा रास्ता क्या है कि ठीक है तुम्हारा इमिशन भी ज़्यादा है, तुम यहाँ पर सिंक जो है वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, और फिर क्या कर सकते हो, तुम जो टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आप क्या करो, टेक्नोलॉजी कोई और कंट्री को प्रोवाइड करो कि वो कम कर दे, है ना। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि सलमान खान है और शाहरुख खान है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, सलमान खान है और शाहरुख खान है। सलमान खान शाहरुख खान दोनों सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक एक पैकेट उन्होंने लेकर आए हैं। अब हुआ क्या है कि शाहरुख खान जो है उसका वो मतलब इतना ये नहीं है कि वो पी ले पूरा एक पैकेट जो है वो ख़त्म कर ले। अब शाहरुख खान जो है उसको एक पैकेट से ज़्यादा चाहिए, तो शाहरुख खान क्या करेगा, शाहरुख खान ये बोलेगा कि देख भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं तेरे को 5,000 रुपये देता हूँ, ये जो पैकेट है तेरे पास वो मेरे को दे दे। तो मतलब क्या, शाहरुख खान क्या कर रहा है, शाहरुख खान 2 पैकेट पी रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में इमिशन नॉर्म क्या है कि आप 2 पैकेट जो है वही पी सकते हो, सिर्फ 2 ही पैकेट इमिट किए जा सकते हैं सिगरेट के धुएं के, ठीक है। तो अब ऐसे सिनारियो में हो कितना रहा, एक्चुअल में 2 ही पैकेट इमिट हो रहे हैं, है ना, लेकिन पूरा 2 पैकेट जो है वो शाहरुख खान ले रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कंपेंसेशन जो है वो किया जा रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करके यूएसए है अगर उसको ज़्यादा इमिशन करना है तो वो यहाँ पर इंडिया में कुछ एडवांसमेंट लेकर आएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे देगा, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेगा कि तुम्हारा जितना इमिशन हो रहा है मैं तुम्हारा इमिशन कम करता हूँ टेक्नोलॉजीज़ के सहारे, लेकिन मेरे को यहाँ पर जितना मेरे को करना है उतना करने दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। अब ये कमिटमेंट जो है कितना सिग्निफिकेंस है, चाइना जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, मतलब अगर 30% देखें ग्लोबल इमिशन का तो वो चाइना ही अकाउंट करता है। कंबाइंड अगर हम देखें यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो बिगेस्ट इमिटर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका कंबाइंड भी अगर हम देखें तो यहाँ पर चाइना जो है वो आगे है,
ठीक है। अब यहाँ पर चाइना जो है उसको कमिट करना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक हम ये बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा मतलब ऐसा हो जाएगा कि हमारे क्लास में जो सबसे बड़ा ये होता है शैतान बच्चा होता है, वो अगर बोल दे कि नहीं अब मैं फ्रंट बेंच पर आकर बैठना शुरू कर दूंगा, तो पूरा क्लास को अगर वो परेशान करता था तो पूरे क्लास के लिए एक ये हो जाएगा ना कि हाँ भैया आप तो फ्रंट बेंच पर बैठ रहा है, आप कुछ मस्तियाँ करेगा नहीं, है ना। लेकिन ये जो है ये फ्रंट बेंच पर बैठने वाला भी ऐसा है ना, चाइना है ना, ये कब पलटकर लास्ट बेंच पर आके और सताना शुरू कर दे बताने नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रहा है ना, मैंने मजाक मजाक में बोल दिया तुम यूपीएससी में पढ़ा रहे हो क्या तो यहाँ पर चाइना को काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है ये हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्लाइमेट में अगर आप देखो तो बिग फोर हमें देखने को मिलते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर बिग फोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी यहाँ पर मिलाकर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल इमिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये हमें देखने को मिलता है। अब इंडिया जो है, इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और इसीलिए इंडिया भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसर रहा है अपने काम करने के लिए, जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए, है ना। और हमेशा इंडिया जो है उसका ये बोलना रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हो गई है उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कर लिया, उन्होंने सब कुछ डेवलप कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर डेवलपिंग है, हम अभी तक उस लेवल तक पहुँचे नहीं। हमको डेवलप बनने के लिए जो इंडस्ट्रीज है उसका इमिशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी ही और उससे इमिशन होगा ही। जो डेवलप कंट्रीज है वो हमें सहायता ही नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियली बोलिए, कोई भी बोलिए, जो प्रोमिसेस है वो रख नहीं रहे हैं, है ना। तो इंडिया हमेशा ये आर्ग्यू जो है वो करता रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना ने अनाउंसमेंट कर लिया है, तो इससे नेचुरली इंडिया जो है उसको प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि जब चाइना ने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है 2050 तक की, 2045 तक की, तो वो यहाँ पर अचीव करने के लिए इंडिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया के संदर्भ में भी। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज जब देखते हैं तो एडिटोरियल पेज में ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल वही जो हादसा हुआ है वो कल के लेक्चर में हमने कवर किया हुआ है, और उसी के साथ साथ ये वाला जो है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो लिसन टू कोड, ये लेबर रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों ही हम साथ में कंबाइन करके देखने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही हम साथ में देखेंगे क्योंकि इसमें भी हम लेबर रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं और जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ लेबर रिफॉर्म्स के साथ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला आर्टिकल जो है ये भी लेबर फार्म बिल इसके बारे में ही बात कर रहा है। इसमें बेसिकली बोला जा रहा है कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, तो इसलिए ये जो है ये भी हम इसमें मर्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 3 आर्टिकल जो है एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल जो है ये ट्राई के बारे में बात कर रहा है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी हेल्दी और सभी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है तो सभी आर्टिकल्स को कंबाइन करके अच्छे तरीके से एक जो हेल्दी नॉलेज है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो ट्रेड लाइटली प्लीज, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात हो रही है। जैन 2020 ब्रॉडकास्टर्स बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच हुए हैं। क्यों अप्रोच हुए हैं? क्योंकि जो ट्राई है मतलब टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो बॉडी के बारे में हम देखने वाले हैं इस आर्टिकल के एंड में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर रहेगा और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के थ्रू मिलती है। यहाँ पर नोटिफाई किया है कि नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, नए टैरिफ ऑर्डर जो है यहाँ पर सेक्टर के लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसे एनटीओ कहा जा रहा है। एनटीओ क्या है? न्यू टैरिफ ऑर्डर। मतलब देखिए जो चैनल्स है उसके टैरिफ अब सेट किए जाएंगे। अब थोड़ा हम यहाँ पर बैकग्राउंड में जाते हैं। इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा हमें इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आपने देखा हुआ है, चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस साल का, बजट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस साल का। अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है इंडिया जो है उसको वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा। जो वेल्थ क्रिएशन है वो करना पड़ेगा। अब वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? याद आ रहा है आपको? वेल्थ क्रिएशन हो सकती है जब हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। जब हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो इंटरफियरेंस है वो वहाँ पर हटा दे बहुत सारी चीज़ों में।
और उससे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिला है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है उसमें लिबरलाइज लाया गया है। दूसरा हमें जो मंडी है उसमें लिबरलाइजेशन लाया गया है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली अपना जो इंटरफेरेंस है वो निकाल रही है। मतलब गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन बिजनेस, देयर बिजनेस इज देयर बिजनेस, नन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक सर्वे के तहत अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर की जितना आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे में एग्जांपल्स भी देखे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो हमारा जीडीपी है वो भी फास्ट ग्रो होने लगा जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो कब निकल जाएगा, जब बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शंस लाद दोगे, बहुत ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नए टैरिफ ऑर्डर जो लाए गए हैं, मतलब अब यहाँ पर टैरिफ क्या रहेगा ये भी सेट किए जाएंगे। इससे ज़्यादा आप टैरिफ जो है वो नहीं लगा सकते हो, इससे ज़्यादा आप टैरिफ जो है वो नहीं लगा सकते हो, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर उनके जान पर आएगी, वो बोलेगा छोड़ो यार इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इतने ज़्यादा ये है, अपना चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट की मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम, और वो लॉस में जाती रहेगी। इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। ट्राई का प्रिस्क्रिप्टिव चैनल प्राइसिंग रूल जो है यहाँ पर आउटलाइन किया गया है एनटीओ में, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कंज्यूमर्स है उनसे आप इतना ही पैसा जो है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर जो चैनल वाले हैं उनको ये बोलना है कि इससे हम रेवेन्यू जो है वो अर्न ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है कंज्यूमर से। जो भी है हमको जो पैसा है वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर यहाँ पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, उस पर रिलाई करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होती जा रही है ना। क्या होता है कि जब आप पैसा आता है आपके पास, क्वालिटी अपग्रेड होती जाती है, क्वालिटी आपकी शानदार होती जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए और आप उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना चाह रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये पता रहना चाहिए कि जैसे आप पे करते हो क्वालिटी आपको वैसी मिलती है। क्यों हम ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, क्यों हम ब्रांड्स जो है वो परचेस करते हैं इतने महंगे महंगे रहने के बावजूद, क्योंकि वो क्वालिटी वैसी देते हैं। और क्वालिटी वो क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना महंगा है, या फिर महंगा बोलने के बजाय क्योंकि वो उस तरीके की प्राइसिंग जो है वो ले रहा है जिससे कि उसको अपना क्वालिटी अपग्रेडेशन करने में स्कोप मिले, R&D करने में स्कोप मिले। अब यहाँ पर क्या है कि केस जो है फाइल किया गया अगेंस्ट ट्राइस कैप ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले के इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले ट्राई के अगेंस्ट में। मतलब आप सोचो अगर कि जो केसेस है वो ट्रिपल्ड हो गए ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 70% जो 70 रेगुलेशंस है जो इशू किए गए हैं ट्राई के, वो चैलेंज किए गए जुडिशरी में। इतना हमें प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। ट्राई मतलब इस तरीके का अपना जो ये हस्तक्षेप है वो करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगा ना। जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया है ना, उसी के साथ साथ जो एयरटेल भारती है ना, जियो है, ये जो है ये भी आप सेक्टर देखिए 3 छोड़ के बाकी सारे डूब गए हैं। और ये भी अगर आप देखोगे इतने ज़्यादा नहीं परप रहे पूत रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसलिए यहाँ पर जो हस्तक्षेप है वो जितना कम रहे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। और इतने सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे कि जो जुडिशरी है उसके भी यहाँ पर केसेस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एंटरटेनमेंट इज नॉट पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन इज पब्लिक गुड, लाइक क्लीन वाटर, प्योर एयर, एजुकेशन। There is justification for the state to regulate sector dealing with the public goods। अब जो पब्लिक गुड्स पर है उसमें डील करना, उसको रेगुलेट करना, ये जस्टिफिकेशन है कि भैया लोगों के लिए अगर इसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो लोगों का खराब हो जाएगा। लोगों के गुड के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, मॉब के अच्छे के लिए हमें इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एंटरटेनमेंट जो है, जैसे कि सिनेमा जो है उस पर टिकट्स पर प्राइजेस जो है वो सील कर देना, है ना, म्यूजिक परफॉर्मेंस जो है, अवार्ड सेरेमनीज जो है उसको रेगुलेट कर देना, ये कोई पब्लिक गुड में नहीं है। ये आप क्यों कर रहे हो? मतलब अगर वो जो टिकट वाले हैं वो अगर 500 रुपये कर देते हैं टिकट, अगर लोग पे करने के लिए तैयार है तो आएंगे, नहीं पे करने के लिए तैयार है नहीं आएंगे। इस पे कैप लगाना ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इससे OTT प्लेटफॉर्म जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। OTT प्लेटफॉर्म देख ही रहे हो कितना ये हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट रिप्लेसिंग इस पर आ गया है। मतलब अब अगर आप देखोगे तो जो ठीक है यंगर जनरेशन जो है वो अभी भी थिएटर में जाएगी, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है क्या वो जाएगी? ओल्डर जनरेशन जो है तो यही बोलेगी नहीं यार घर बैठे टीवी पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर बिना ऐड के आ रहा है, कुछ भी ऐड भी नहीं आ रही है, तो यही अच्छा है, क्या थिएटर में जाना है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो इस वजह से क्रिएट हो रहे हैं। रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो है कभी स्टैटिक नहीं रही है ना। एवर चेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंपल्शन यहाँ पर अलग अलग लगते रहे हैं। तो
तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टीवी चैनल्स बोलिए, यहाँ पर अलग अलग जो सर्विसेज बोलिए, उसमें एक्सपांशन जो आया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम जो उनकी बढ़ती भी गई है। डिजिटलाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म जो हमें देखने को मिला, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गई है, टेक्नोलॉजी जो है वो किंग बन गई है, राजा बन गई है ना। अबेंडेंट यहाँ पर न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इतने रेगुलेशंस की वजह से उनकी भी क्वालिटी हैम्पर जो है वो होती हुई देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसके बारे में भी देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, स्टैब्लिश किया गया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी है। कौन सा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। उसी के साथ साथ यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस बोलिए, फिक्सेशन रिवीजन ऑफ टैरिफ जो होती है टेलीकॉम सर्विस की वो बोलिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो है एनवायरमेंट विद दी प्रमोट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जैसे कि जियो जो है, जियो ने सब कुछ फ्री देके यहाँ पर मोनोपोली जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी। ट्राई ने उसमें भी यहाँ पर ये किया था। ट्राई जो है यहाँ पर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट्स अगर अराइज होते हैं लाइसेंस के बीच में, ये सब भी बीच में, तो वो भी यहाँ पर देखने की कोशिश करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट इस पर हम आते हैं, टूवर्ड्स ग्रेटर प्रिकैरिटी। अब यहाँ पर प्रिकैरिटी मतलब क्या है, स्टेट ऑफ हैविंग इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी इनकम जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, अगर आप इनसिक्योर हो, तो उसको बोलेंगे प्रिकैरिटी, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा अभी जो रिसेंट टाइम्स में हमें देखने को मिला है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हुए ही है ना, बट ऑब्वियसली हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखने कि इंडिया जो है और इंटायर वर्ल्ड जो है उसने यहाँ पर काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट प्रिकैरिटी है वो देखने को मिली है, जो यहाँ पर पेंडेमिक है उसकी वजह से। लॉकडाउन लगाया गया, जो मेन है, विमेन हैं, बच्चे हैं, ये यहाँ पर हमें जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो रास्ते पर इतनी धूप में जाते हुए देखने को मिले। जो जॉब है वो काफ़ी लोगों के लॉस्ट हो गए, इनकम जो है वो बंद हो गई, शेल्टर जो है उसका प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया, सोशल सिक्योरिटी जो है वही नहीं थी। सोशल सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, सोशल सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। क्राइसिस जो है वो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से हो गए थे, खासकर अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बुरी तरीके से हो गए। जॉब जो है वो रातों रात चली गई, इंडस्ट्रीज ये सब बंद हो गए, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी उनके पास ना रहने की वजह से फिर से अब एग्रीकल्चर पर काम करने के लिए अपने गांव में जाना पड़ा। यहाँ पर एक डेटा हमें देखने को मिलता है किस तरीके से यहाँ से उत्तर प्रदेश बिहार देखते हैं तो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर जो है वो हमें दिल्ली में इधर साइड जाने को देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। राजस्थान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे गुजरात में, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में आते हुए देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल से, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और नीचे भी आते हैं। अगर हम उड़ीसा देखते हैं तो वहाँ से भी बड़ा चंक जो है वो हमें गुजरात में मेजर सिटीज़ महाराष्ट्र की वहाँ पर जाते हुए देखने को मिलता है ना। तो और यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये भी यहाँ पर जाते हैं। तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इतने सारे लाखों माइग्रेंट वर्कर जो है, करोड़ों माइग्रेंट वर्कर जो है फिर से जब अपने घर पर चले गए तब उनके पास ना ही खाने के लिए कुछ था, ना ही उनको पैसा जो है वो उनके पास था, कुछ भी नहीं था। तो प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो गए थे। तो बहुत प्रॉब्लम हो गए थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनके हाथ में पैसा देने की कोशिश की भी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो उस तरीके से सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि टेम्पररी सॉल्यूशन जो है ये तो कोई भी निकालेगा, परमानेंट सॉल्यूशन जो है ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिटवीन 2004 से 17-18 शेयर ऑफ सैलरीड वर्कर जो है, जो सैलरी जिनको दी जाती है आउटसाइड एग्रीकल्चर विदाउट एनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पर इंक्रीज हो गया है 60%, 71%। अब आप बोलोगे अच्छा है ना, इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये बिना किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के। यहाँ पर आपको जब चाहे ले लेंगे, जब चाहे फायर कर देंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। यहाँ पर सोशल जो सिक्योरिटी है उसकी बात हो रही है कि अगर कुछ ऐसे पेंडेमिक आता है तो आप कितने सिक्योर्ड हो। तो उसमें अगर आप देखोगे कितनी इंक्रीज हमें देखने को मिला है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। इवन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अगर हम देखें तो शेयर जो इंक्रीज हुआ है 59 से 71%, यहाँ पर भी बिना किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट वाले इंक्रीज हुए हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो है वो भी यहाँ पर कोई बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है 27% से 45%। ये जो आंकड़े हैं ये आप कोड भी कर सकते हो आपके पेपर में, मेंस में, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। एस्टिमेटेड शेयर जो ऑफ सर्कुलर माइग्रेंट इन ऑल जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर, ये भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मेनी ऑफ द वेज जॉब जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आए हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 13% टू 36%। तो आप सोचिए, मतलब
क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है उनको, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है ना। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत जो लेबर कोड बिल लाए गए हैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 3 हमें बिल देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। ये इंट्रोड्यूस किए गए लोकसभा में बिना किसी ज़्यादा डिबेट के, इसे पास जो है ये भी कर दिया गया था। ज़्यादा डिबेट जो है इस पर हमें देखने को भी नहीं मिली थी। और हाँ, फार्मर बिल जो है उस पर बहुत ज़्यादा हमें आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर जो मेन स्ट्रीम है उसमें कोई डिस्कशन भी देखने को नहीं मिला। अब इसमें अगर हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल देखते हैं 2020 का, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत है। ये डिफाइन करता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को, ठीक है। ये डिफिनेशन हमें देखने को मिलती है। पहले अगर हम देखें तो सिर्फ एक डिस्टिंक्शन था, ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया गया है कि जो खुद से आए हुए हैं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, ठीक है, और जो 18,000 रुपये महीना जो है उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो अर्लियर प्रोविजन था टेम्प्रेरी अकोमोडेशन का, मतलब जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ये अगर साइट है काम करने की तो इस पर टेम्प्रेरी अकोमोडेशन जो है वो उनको दिया जाना चाहिए। ये क्लॉज यहाँ पर निकाल दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। इनको यहाँ पर जर्नी अलाउंसेस जो है ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जर्नी अलाउंसेस मतलब क्या होगा कि भैया जो तुम आ रहे हो तो तुमको आने जाने का जो है टू एंड फ्रो यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी तुम अपना देख लो। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 प्रपोज करता है नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको रिकमेंड करेगा कि क्या स्कीम यहाँ पर सूटेबल रहेगी इनके लिए, मतलब जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है, गिग वर्कर्स है। गिग वर्कर्स मतलब क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ के लिए उनको लाया गया है, उसको हम गीग इकोनॉमी। आजकल देखोगे आप गीग इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है। फ्रीलांसर जो है, फ्रीलांसर बेसिकली क्या है, गीग इकोनॉमी में ही तो काम कर रहे हैं ना। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर मुझे जो एक बड़ा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, और उसको एडिट करने के लिए मुझे एक एडिटर चाहिए, ठीक है, एक एडिटर चाहिए, और मैंने बाहर देखा, नेट पर देखा, फ्रीलांसर करके एक एडिटर जो है उसको हायर कर लिया और उसको बोला मैंने कि भैया तुमको एडिट करना है और इसके मैं इतने इतने जो पैसे हैं वो तुमको दे दूंगा। अब यहाँ पर अगर वो एडिटिंग कर रहा है तो ये एडिटिंग होने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा छूट जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये गीग इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है ना। छोटे छोटे गीग जो शोज करते हैं, है ना, जो शोज करते हैं वो भी गीग इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि शो मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर शो हो गया, फिर दूसरी जगह चल जाएंगे दूसरे शो करने के लिए। तो गीग इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए क्या हो सकता है सुटेबल चीज़, वो यहाँ पर लाया जा सकता है। उसी के साथ साथ जो गीग वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉय करना विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर सोशल सिक्योरिटी के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 1 to 2% जो है उनका एनुअल टर्नओवर सोशल सिक्योरिटी के लिए देना, ये यहाँ पर बाध्य होगा, और ये यहाँ पर 5% ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल आता है 2020 का। इसने यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो है वो रेस कर दिया है फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपको, अगर पहले ऐसा था कि तुम्हारे पास अगर 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फिर अब आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, सभी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर 100 से बढ़ाकर 300 जो है ये कर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 300 से ज़्यादा है तो तुमको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है 1946 का, वो ऑब्लिगेटरी करता है एम्प्लॉयर्स को ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स है आर टू बी एम्प्लॉयड, क्लियरली डिफाइन द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड रूल ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन। मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको पेपर में बताना पड़ेगा, कैसे हमारी कंडीशन रहने वाली है, कैसे उनको हम लेने वाले हैं, सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से रहने वाली है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर 300 जो है वो कर दिया गया है। इससे काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो रेज हुई है, क्योंकि क्या है, अगर 100 से ज़्यादा है तो आपको निकालने की भी यहाँ पर प्रोसीजर बतानी पड़ेगी। पहले हम 1 महीना पहले उनको ये देंगे, फिर ये देंगे, है ना। लेकिन अब ये क्या किया गया, 300 के ऊपर कर दिया गया है। मतलब अगर किसी के पास 150 एम्प्लॉयज़ है तो वो उसको कभी भी हायर कभी भी फायर कर सकता है। नए प्रोविजन जो है ये अप्लीकेबल है फॉर एवरी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 300 या उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि कभी भी हायर कभी भी फायर जो है वो किया जा सकता है, मतलब नोटिफिकेशन जो है वो भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल जाएगी फास्टर फॉर दी एम्प्लॉयर्स, ठीक है। हायरिंग फायरिंग जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है
कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ उसके बाद मुझे पूरे कंप्लायंस रखना पड़ेगा, मतलब मुझे अगर उसको निकालना है तो फिर मुझे पहले 3 महीना पहले नोटिस दो, फिर उसके बाद और उसको ये दे दो, और इसके बाहर अगर वो काम नहीं कर पा रहा है फिर उसको निकाल मैं सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि भैया मैं किसको करूँ, बहुत स्क्रूटिनिटी से देखकर मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे हाथ में है कि आज मैंने रख लिया कल मैंने निकाल दिया, तो फिर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर मैं रिलैक्स रहूंगा, है ना। मैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊंगा कि हाँ भैया आ जाओ, अगर नहीं पटेगा तो फिर मैं निकाल दूंगा। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। नए कंडीशन जो है यहाँ पर लीगल स्ट्राइक के लिए भी लाए गए हैं। मतलब अब यहाँ पर क्या है, 60 डे नोटिस जो है वो देना पड़ेगा अगर लीगल स्ट्राइक यहाँ पर करना है तो, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यही 3 एक्ट जो है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत एक्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसी के तहत अब यहाँ पर ऑथर जो है वो यहाँ पर कुछ 6 पॉइंट्स निकालते हैं। पहला तो यह है कि वेरियस गवर्नमेंट स्पोक पर्सन जो उसने रैशनलाइज किया है फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आर्ग्यू किया है कि इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगेजमेंट में रहेगी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, है ना। यहाँ पर रिजिडिटी रहेगी इन फायरिंग वर्कर्स। लेकिन ये जो कोड बिल्स हमें देखने को मिले, इससे तो हमें यही देखने को मिला है कि भैया इजीली निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर ऐसा था कि 20 जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, 20 एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो आपको रिजिडिटी रहेगी फायर करने के लिए, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। मतलब अगर अब किसी के पास 25 एम्प्लॉयज़ है तो वो इजीली यहाँ पर हायर फायर कर सकता है। सेकंड अगर हम देखें तो नॉमिनल प्रोविजन यहाँ पर लाए गए हैं विदाउट एनी टेथ। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वर्कर जो है पहले 5 जो है वो हमें देखने को मिलते थे, अब उसे 10 एम्प्लॉयज़ जो है वो कर दिए गए हैं कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है उनको रेगुलेट करना, है ना, उस पर ही अप्लीकेबल रहेगा। तो ये भी डाइल्यूट यहाँ पर किया गया है। पहले अगर 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर कहीं पर है तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस थे, अब उसे 10 जो है वो कर दिया गया है। मतलब अगर 9 भी आपके पास माइग्रेंट वर्कर है तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड अगर हम देखें अलॉन्ग दी प्रोविजन ऑफ रिट्रेचमेंट, यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर जो हमने देखा है पहले 100 का था, मतलब पूरे कंप्लायंस रखना, क्या क्या उनको देना है, पूरी प्रोसेस जो है वो बता देना। पहले 100 तक था, अब 300 कर दिया गया है। मतलब क्या है, बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स है उनकी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है कि भैया आप यहाँ पर काम करो, हमारी इकोनॉमी जा रही है नीचे, हमें ज़रूरत है काम करने की। इसलिए हमने देखा हुआ है कि कई स्टेट्स में जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग आवर्स है, उसको भी यहाँ पर निकाल दिया गया है। कितने कितने घंटे आपको काम करवाना है आप करवा लो, लेकिन हमें यहाँ पर इकोनॉमी जो है ऊपर जाती हुई दिखने को मिलना चाहिए। फोर्थ अगर हम देखें थ्रेशोल्ड जो है फैक्ट्रीज का वो डबल कर दिया गया है फ्रॉम 10 to 20 वर्कर्स विद पावर, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ हमें देखने को मिली है। और फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट जो है मच मोर लीवे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, लीवे यहाँ पर दिया गया है एग्जम्प्टिंग स्टैब्लिशमेंट फॉर अप्लीकेबिलिटी ऑफ होल रेंज ऑफ प्रोविजन इन द कोड। और सिक्स्थ अगर हम देखते हैं तो इंस्पेक्शन प्रोविजन जो है वो यहाँ पर डाइल्यूट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कंप्लेंट बेस्ड रहेगी इंस्पेक्शन यहाँ पर डाइल्यूट कर दिया गया है कि देखेंगे भैया, देख लेंगे, अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई है देख लेंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज़रूरत तो है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की, और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वर्कर जो उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये भी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसी आपदा आती है तो फिर सरकार पर ही जिम्मेदारी आएगी ना, सरकार को ही फिस्कल स्टिमुलस जो है वो देना पड़ता है, फिर सरकार का ही जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब कुछ अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिला एज मार्केट सर्च गवर्नमेंट फ्लैग कंसर्न, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या है, FIU इंपॉर्टेंट है। FIU अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये भी इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर हम देखते हैं तो क्या है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, राउंड ट्रिपिंग इसमें हमें देखने को मिलती है, पैसा जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए ब्लैक का व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना, ये हमें देखने को मिलता है। इंडिया जो है फुल फ्लेज मेंबर है FATF का, है ना, उसके गाइडलाइन जो उसके फॉलो करना पड़ेगा। FATF अगर हम देखते हैं तो प्रोमिनेंटली दो चीज़ें देखता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, और भी अगर कोई पैसे से रिलेटेड है तो वो भी देखता है। तो ये 2 प्रोमिनेंट केसेस देखता है। तो अगर हम नहीं कंप्लाई करें तो हमें ग्रे लिस्ट जो है उसमें डाल दिया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है। FIU अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये आम है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, ठीक है। ये जो भी फाइनेंशियल क्राइम होते हैं ये यहाँ पर उसके बारे में देखता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सपोर्ट जो है राइज हुआ है सितंबर में फर्स्ट टाइम सिंस लॉकडाउन स्टार्टेड।
लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसके बाद से पहली बार जो एक्सपोर्ट है उसमें राइज हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप ग्राफ जो है ये देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमी पेज जो है उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ सेबी जो है उसने 6 करोड़ रुपये फाइन लगाया NSE पर, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पर फाइन लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है सेबी जो है उसके बारे में, क्योंकि सेबी के बारे में कई बार मैंने आपको न्यूज़पेपर लिस्ट में कवर किया हुआ है, इसके बारे में देखा हुआ है। तो सेबी जो है कमेंट सेक्शन में सेबी के बारे में जो बॉडी उसके बारे में लिखी, उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, उसकी पार्ट्स क्या क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। और ये फ्रंट पेज है, एक बार हम ओवरलुक देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट पेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो NCB जो है उसके बारे में भी देखने को मिल रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके बारे में भी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो क्या है ना। और उसी के साथ यहाँ पर हमने ये वाला तो देखा ही हुआ है, जो मैंने आपको ये वाली न्यूज़ बताई थी। FIU इंडिया जो है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, तो ये भी हमने देखा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बाकी जो पेज है इस पर सिटी की पेज है, तो ये कुछ भी नहीं है। रशिया के साथ हमें देखने को मिल रहा है और रशिया का जो भी है हमारा रिलेशन वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में देखते हैं तो उसमें भी कोई खास न्यूज़ जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम एक्सप्रेस नेटवर्क देखते हैं उसमें भी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमने नहीं देखी है। एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज हमने देखा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर भी अगर हम देखें MP जो है वो यहाँ पर रेस कर रहा है टू फिल दी ऑक्सीजन सप्लाई गैप। ऑक्सीजन सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक न्यूज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है 99% इंडिया सिटी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियाज अर्बन एरिया जो है ऑफिशियली टोटली ओपन डेफिकेशन फ्री हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो मिनिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो ओपन डेफिकेशन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस एंड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, है ना। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी एक्सप्लेन किया था। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब क्या है कि भैया आप यहाँ पर जो खुले में शौच जो है वो ना करो, है ना, वो हमें देखने को मिलता है। और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस अगर हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर जो टॉयलेट्स है उसको भी साफ रख रहे हो। और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, है ना। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, आप डिटेल में आप कमेंट सेक्शन में अगर लिख पाओ तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्लियर है। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी कोई न्यूज़ देखते हैं तो बाकी तो कोई इस पेज पर हमें न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और फिर नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन जो है वो हमने देखा हुआ है। वर्ल्ड इस पर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो टेस्ट कराया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव टेस्ट हुई है और वो बोल रहे हैं कि भैया सही हूँ। और अभी तो बहुत ही ज़ोर शोर से वहाँ पर ये चल रहा था, प्रचार चल रहा था। देखने वाली बात होगी क्या होता है। इकोनॉमी अगर हम देखें उसके भी हमने सारी चीज़ें देख लिया। ट्रम्प को पॉजिटिव टेस्ट हुआ है तो क्रूड ऑयल प्राइसेज जो है वो स्लीप हो रहे हैं, मार्केट जो है वीकेंड हो रहा है। देखिए हमेशा ऐसा होता है किसी भी कंट्री में जब मतलब जो सरकार है अगर वो हारती है, किसी राज्य में भी अगर हारती है तो हमें शेयर मार्केट में ये गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, कि बा सरकार पर भरोसा नहीं है तो सरकार की पॉलिसीज पर भरोसा नहीं है, सरकार की पॉलिसीज पर भरोसा नहीं है तो मार्केट जो है ऊपर कैसे जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रम्प जो है तो ग्लोबल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रम्प जो है उसको कोविड हो गया है तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है राइज हुआ है वो हमने देखा हुआ है। और स्पोर्ट्स न्यूज़ अगर हम देखें तो वो इतना इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं, चेन्नई सुपर किंग हार गया है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।